ड्रामा के स्टार्टिंग में नैन्सी क्लब में अपनी फ्रेंड का छोटा हुआ पेन ड्राइव लेने के लिए गई थी, जहाँ पर कि वो लौट रही होती है तो वो जेम को देखती है। जेम एक्चुअल में उसका फियोंसे था, लेकिन वो लियाम नाम की एक गर्ल के साथ था। सब उससे पूछ रहे थे, तुम्हारी फियोंसे तो नैन्सी है ना, तो फिर तुम लियाम के साथ कैसे हो? तो जेम का कहना था, अरे यार वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और मुझे इतनी अच्छी लड़कियाँ नहीं पसंद है। दरअसल मैं उससे बोर हो चुका और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन नैन्सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पसंद तो वो भी उसे नहीं कर रही थी। सिर्फ फैमिली प्रेशर में दोनों इंगेज थे। नैन्सी से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप उनके फ़ोटो को क्लिक कर लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अपनी बेस्टी को वो फ़ोटो दिखाती है। उसकी बेस्टी तो ये फ़ोटो देख करके गुस्सा ही कर रही थी कि वो अब भी उससे एंगेज है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस बात पर नैन्सी उसे कहती है, छोड़ना यार, मैं कौन सा उसे पसंद करती हूँ। उसकी बेस्टी का कहना था, अच्छा ये नैन्सी का तो जेम का तो बड़ा भाई तियान भी है ना, मुझे पता चला है कि वो अपना जो भी स्टडी और बिजनेस संभालने के बाद यहाँ वापस लौट रहा है, तो तुम उसे कंसिडर क्यों नहीं करती। नैन्सी कहती, नहीं यार, सालों से हम नहीं मिले हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती हूँ, उससे कैसे शादी के बारे में मैं सोच सकती हूँ। जब मेरी फैमिली यहाँ पर मुझे लेके आई थी तब जब मेरी उम्र का था और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। नैन्सी के मॉम डैड के मरने के बाद तियान और जिम की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और इसी वजह से वो लोग चाहते थे उन दोनों में से नैन्सी से किसी की शादी हो जाए। यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रही होती है, तभी तियान नैन्सी को लेने के लिए आ जाता है। 8 से 10 सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। उसकी बेस्टी उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देती है। तियान नैन्सी से कहता है, अगर काम हो गया हो तो घर चले, पेरेंट इंतज़ार कर रहे हैं। नैन्सी ओके कह के उसके साथ चली जाती है। इधर घर पर उसके पेरेंट वही आपस में बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जिम जो है नैन्सी से शादी करने का बोझ है और वो लियाम के साथ रिलेशनशिप में है। उन्हें फिक्र थी कि जिम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, नैन्सी परफेक्ट लड़की है, उसे उससे शादी करना चाहिए। तभी वहाँ पे तियान आता है और कहता है कि पेरेंट, आपको इस बात की फ़िक्र करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जिम नैन्सी से शादी नहीं कर रहा है तो मैं भी तो हूँ ना आपका बड़ा बेटा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सबको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हाँ कह रहा है। तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और उनके पेरेंट को बोलती है कि एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी शादी करवाएं अपने बेटों से। आप लोगों ने मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मेरे स्टडी को स्पॉन्सर किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तियान उसे कहता है कि आई नो कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो और तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखती हो, मैं तुमसे थोड़ा बड़ा भी हूँ, लेकिन तुम्हारे शादी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर। नैन्सी कन्फ्यूजन में थी। उससे ऐसा लग रहा था कि तियान सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम डैड की बात मानने के लिए उससे शादी करने के लिए हाँ कहा है और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैरिज में नहीं फंसना चाह रही थी। अगले दिन तिहान नैन्सी को समझाता है कि मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ कि हम दोनों क्लोज़ नहीं हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर नहीं था, बट हमें लगता है कि हमें हमारे इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। नैन्सी सोच रही होती है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे मना ही नहीं कर पाती। वो तियान को कह देती है कि ठीक है, वो सोचेगी। उसके फादर नैन्सी के जाने के बाद तियान से पूछते हैं कि वो सच में उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तियान कहता है, हाँ मैं सच में नैन्सी से शादी करना चाहता हूँ। उसके फादर खुश हो जाते हैं। वो नैन्सी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर जाता है। अब वो इनके साथ नहीं रहा करती थी, वो इन पर बोझ नहीं बनना चाह रही थी। तियान उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा ही इतना लेट आती है। नैन्सी कहती है, नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया था। आफ्टर दैट वो उसे समझाता है कि देखो, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारे मॉम डैड हमारे बहुत ही क्लोज थे और हम सच में तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं। अगले दिन से नैन्सी थोड़ा बहुत तियान को अवॉइड करने लगती है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे शादी करना चाह रहा है। तियान को भी ये चीज़ें दिख रही थी, बट वो नैन्सी को फोर्स नहीं करता है। स्कूल जाती है, अपनी बेस्टी को ये बातें बताती है। उसकी बेस्टी तो सपोर्ट ही कर रही थी। उसका कहना था कि सही तो है यार, तियान परफेक्ट लग रहा है तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पे लियाम आती है। वो नैन्सी के ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और साथ ही में जिम भी। वो काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे और नैन्सी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअल में लियाम जो है जो भी कर रही है उसे उस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तो अपनी बेस्टी के साथ खुश थी। कॉलेज के बाद एक लड़का नैन्सी से बात करने आता है। वो उसे पसंद करता था, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के बहाने वो उससे बात कर रहा था। ये चीज़ ध्यान देख लेता है। देखते ही उसे जेलस होने लगता है और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है
पता लगाओ कि आखिरकार ये लड़का है कौन। नैंजी उसके साथ काफ़ी लेट नाइट तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके घर लौटती है। सामने तियान को देख करके शौक थी। वो कहता है कि मैं एक्चुअल में तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के आया हूँ, मॉम डैड ने भेजा है, ऐसा वो बोल देता है। नैंजी उसे घर में अंदर चलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे घर पर से तो ऐसे बाहर नहीं भेज सकती थी ना। दोनों घर पर जाते हैं, कुछ देर बातें करते हैं। नैंजी उस लड़के के बारे में तियान से नहीं बताती है। वो दोनों इतने क्लोज नहीं थे। तियान यहाँ पर नैंजी को खाना बना ऑफ़र करता है। वहीं दूसरी तरफ नैंजी को उस लड़के का कॉल आता है वापस से वही कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। तियान को जेलस तो फुल ऑन हो रहा था, लेकिन अफसोस कि वो कुछ बोल नहीं सकता था। दोनों यहाँ पर थोड़े क्लोज भी आते हैं। नैंजी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तियान उस बात को समझते हुए कहते हैं, काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ, फिर कल तो मिलना ही है। हाँ, अपने घर की चाबी दे देना ताकि मैं आते जाते रहूँ। नैंजी वैसा ही करती है। अगली मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट सेटल करके गया हुआ था। नैंजी को ये देख करके काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। इस तरीके से कभी किसी ने उसका ख्याल नहीं किया। अगले दिन वो लड़का वापस से नैंजी से मिलने के लिए आता है। दोनों की बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तियान उस लड़के के बारे में पता कराता है। अब उस लड़के को सबक सिखाना तो ज़रूरी था। वो सीधे ही उसे अब अपने ऑफिस बुला करके उससे डायरेक्टली बात करता है। उसे कहता है, क्या तुम नैंजी को पसंद करते हो? वो कहता है, हाँ ऑब्वियसली। तियान कहता है, तुम्हें पता है ना कि वह हमारे घर में आंखों का तारा है। तो फिर तुम ये बताओ, आखिरकार तुम उसे ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकते हो इस कॉलेज के टाइम में जो कि हम तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में आने दें, और टाइम पास करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये तुम्हारे लिए फॉरेन के कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, तो तुम इसे ले लो और नैंजी को छोड़ दो। तो वो अपने करियर को चूज करता है और उस फॉरेन के यूनिवर्सिटी को चूज करके वहाँ से चले जाता है। वो कहता है, जल्दी अपने क्लासेस ख़त्म करो और दोबारा नैंजी को फॉलोअप करने का कोशिश भी मत करना। तो वो चुपचाप इस बात को मान जाता है। ये बात तो नैंजी को कुछ भी पता नहीं था। वह शाम में अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में बैठी हुई थी और यहाँ पर इस तरीके से वापस से जेम और लियाम के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे साथ में। और बात करते करते यहाँ पर नैंजी थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। ये बात तियान तक पहुँचता है और वो जल्दी जल्दी उसे संभालने के लिए क्लब पहुँचता है, जहाँ पर कि वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम इसकी फ्रेंड को घर छोड़ दो, मैं नैंजी को लेकर के जा रहा हूँ। और वो उसे उठा करके घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी ड्रंक थी। वो उसका ख्याल कर रहा था। मौसम ख़राब था, थंडरिंग हो रहा था और नैंजी को थंडरिंग से डर लगता था, तो वो तियान को हक कर लेती है। तियान को ये बात पता था, बचपन में वो उसका सपोर्ट करता था, जितने दिनों के लिए भी रहता था उसके साथ। नैंजी को वो आराम करने के लिए बोलता है, वो यहीं पर है बोल करके। जब वो सो रही थी तभी उसे जिम का कॉल आता है। तियान फ़ोन उठाता है। वो बोलता है कि वो नैंजी के साथ है। जिम उसे कहता है कि नैंजी को ऐसे थंडरिंग से डर लगता है। तियान उसे कहता है, जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया, तुम लियाम के साथ हो, तो तुम्हें नैंजी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ़िक्र करने के लिए और भी लोग हैं। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और यहाँ पर नैंजी का वो केयर करने लगता है। वो तो सो रही थी, उसे कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं था। जब वो अगली सुबह जगती है तो उसे कुछ कुछ चीज़ें याद थी और वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तियान वहाँ पर आता है। वो नैंजी उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे कपड़े बदले? तियान कहता, हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी और मैंने बस आंखें बंद करके तुम्हारी हेल्प की है। डोंट वरी, मैंने देखा नहीं है तुम्हें। हालांकि नैंजी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड यहाँ पर फील करने लगती है। तियान के ऐसे कहने पर वो उसे कहता है कि तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब नैंजी यहाँ पर तियान को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करती है, लेकिन तियान उसे मौका ही नहीं देता है और वो उसे साथ में चलने के लिए बोलता है। बेचारी नैंजी उसे फेस नहीं करना चाह रही थी, बट उसे तियान के साथ ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर जब जेम देख रहा था कि तियान और नैंजी को ज़्यादा ही क्लोज है, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं, तब उसे जेलस होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि तियान नैंजी के इतने क्लोज क्यों। पिछले 10 सालों से वो और नैंजी साथ में भले बड़े हैं और वो उसकी फियोंसे थी, तब तियान उसके इतने ज़्यादा क्लोज कैसे हो सकता है और वो उससे शादी करने के लिए कैसे बोल सकता है। घर पर यहाँ पर सारे लोग उनसे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जेम यहाँ पर उसके पेरेंट को कह रहा होता है कि क्या तियान ने अपनी मर्जी से नैंजी से शादी करने के लिए हाँ कहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। उसके पेरेंट कहते ये तो पता नहीं, लेकिन तियान का डिसीजन बिल्कुल सही है नैंजी को चूज करने का, और जब तुमने इस तरीके से नैंजी को रिजेक्ट कर ही दिया है तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें उन दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शायद तुमने वो मौका अपने हाथ से गंवा दिया। इस बारे में बैठ करके सोच रहा था जिम। फ्लैशबैक में वो याद करता है, जब नैंजी घर छोड़ करके जा रही थी तो उसने उसे रोकने का कोशिश किया था। उसे कहता है कि तुम तियान के आगे तो मुझे कुछ भी समझती नहीं हो। मैं तुमसे तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताया हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं आया नो। तुम मुझे अवॉइड करने के लिए जा रही हो। नैंजी उसे कुछ कहती नहीं है, वहाँ से चली जाती है।
यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ध्यान यहाँ पर आता है। जेम उससे वही सवाल करता है कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से नैंजी से शादी कर रहा है। ध्यान उससे कहता है हाँ ऑब्वियसली, और तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और नैंजी ज़रूर ही उसे हाँ कह देगी। वो इस बात को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। जेम यहाँ पर अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो नैंजी को शायद पूरी तरीके से खो चुका है। अगले दिन वो नैंजी से बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, इसलिए तुमने मेरे भाई को चूज कर लिया। नैंजी उसे कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, 2 साल पहले तुम ही ने मुझे रिजेक्ट किया था ना, तुम्हें लियाम के साथ जाना था। अब मैं किसी से भी शादी कर रही हूँ, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? और अच्छा है ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ये कह के वो घर चली जाती है। उसके घर जाने पे उसे उसके भाई के यानी हो जो कि उसका स्टेप ब्रदर था, उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। 1 महीने पहले एक्सीडेंट में वो कोमा में जा चुका है। कंपनी की हालत थोड़ी ख़राब है। ये सुनते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है। कंपनी में अर्जेंटली इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत था। उसे और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, ध्यान ऑप्शन में दिखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प ले, और वो अपने मॉम डैड की इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। और इधर ये बात ध्यान को पता चलता है कि नैंजी के भाई की कंपनी को एक्चुअल में ज़रूरत है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, तो उसके बिना बोले ही अपने सेक्रेटरी के थ्रू उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता है। तभी नैंजी यहाँ पर ध्यान को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? ध्यान से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो कंपनी जाती है और कहती है सारी सिचुएशन बता करके कि एक्चुअल में मेरे डैड की कंपनी को मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वो कहता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करा दिया। तभी नैंजी को हुआ के सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि ध्यान की कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट आया है। नैंजी उसे थैंक्स बोलती है। ध्यान उसे कहता है कि थैंक्स की क्या ज़रूरत है, एज यू नो कि हमारी शादी के बाद चल रही है, और ऊपर से तुम हमारे घर में बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह रही हो, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। नैंजी खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। इधर ध्यान नोटिस करता है इस बार जो जेम और लियाम के फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं उसे जेम रिमूव नहीं करवा रहा है, क्योंकि महीने में जब भी 1 से 2 बार ऐसा होता था तो वो कुछ ही घंटों में इन फ़ोटोज़ को रिमूव करवा देता था। तो जब जेम ने चूज़ कर ही लिया है तो फिर ध्यान भी इस फ़ोटो को रिमूव नहीं कराता है। जो भी होगा देखा जाएगा। आगे जेम का डिसीजन कि उसे किससे शादी करना है, मतलब लियाम से करना है या नहीं। फिर वो अपने भाई हुओ से मिलने के लिए जाती है। हुओ को भी पता चला था कि तियान नैंजी को शादी करने के लिए बोल रहा है, और नैंजी से कहता है कि देख बहन, तुझे ना कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती तियान से शादी करने का, उनके एहसान को चुकाने का। इस बात पर नैंजी उससे कहती है कि नहीं, कोई एहसान नहीं है, एक्चुअल में मैं तियान को पसंद करने लगी हूँ, इसी वजह से मैं उससे शादी करी हूँ। हालांकि उसने ये बात हुओ को फ़िलहाल झूठ बोला था। वो तो तियान को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती भी नहीं थी, बट वो अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसा बोल करके वो अगले ही दिन खुद तियान से बोल करके जाके शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। अब सर्टिफिकेट तो ले लेती है, लेकिन तियान के साथ वो कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी। और ध्यान उसे अब अपने वेडिंग रूम यानी अपने नए फ्लैट जहाँ पर कि दोनों शादी के बाद रहने वाले थे वहाँ चलने के लिए कहता है। नैंजी उसे मना नहीं कर पाती है, लेकिन इसके बाद वो बहुत ही ऑकवर्ड थी कि ध्यान के साथ वो कैसे रहेगी। एक तो वो अब तक उसे सिर्फ इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दी थी, और अचानक से ये शादी। उससे पहले वो लोग घर जाते हैं, फैमिली वालों को गुड न्यूज़ देते हैं। वहाँ पर जेम भी आता है। अब यहाँ पर सारे काफ़ी खुश थे, लेकिन जेम यहाँ पर उन दोनों की शादी से खुश नहीं था। उन दोनों को एक कमरे में भी देख करके अब जेम को जेलस हो रहा था। तिहान और नैंजी दोनों एक ही कमरे में बैठ करके अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उसकी बेस्टी नैंजी को मैसेज कर रही थी और नैंजी उसे अपडेट कर रही थी। तिहान की मॉम नैंजी को आकर के एक ब्रिटिश नेकलेस गिफ्ट करती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर उसे उसके भाई का भी कॉल वॉल आ रहा था, तो वो उससे बातें कर रही थी। उसके भाई का कहना था कि तिहान से तुम ज़बरदस्ती शादी मत करना। नैंजी कहती है भाई मैंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया और मैं उसके साथ खुश हूँ। मतलब वहाँ पर जैम उसका भाई दोनों ही तियान और नैंजी के शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसने तियान को सही चूज़ किया है। उसकी मॉम भी तियान से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और तियान और नैंजी को आज यही रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन तियान बहाना करके नैंजी को वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है कि उसे कल ऑफिस जल्दी निकलना है। नैंजी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। ये उसका प्लान था नैंजी को अपने वेडिंग रूम लेकर के जाने का। बातें तो नैंजी अभी फ़िलहाल नहीं समझ पा रही होती है। जेम उन्हें रोकने का कोशिश करता है, लेकिन तियान उसे कहता है तुम्हें नैंजी से जो भी बात करना है बाद में कर लेना, मैं फ़िलहाल अपने वाइफ को लेकर के जा रहा हूँ। कार में जब नैंजी काफ़ी नर्वसली बैठी थी तो तियान उसके नर्वसनेस को समझ रहा था। उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे सामने इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है।
जिस बात का नैंजी को डर था ध्यान वही करता है। जाते ही वो नैंजी को किस करता है, लेकिन नैंजी को ये चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगती है और वो काफ़ी नॉर्मल थी। वो दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं। दोनों का शादीशुदा थे ही, लीगल सर्टिफिकेट था, तो फिर रुकने का तो कोई चांस ही नहीं है। हालांकि इसके बाद नैंजी यहाँ पर ध्यान को लेकर के थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और ये सब कुछ काफ़ी सडन ही हो रहा होता है। अगली मॉर्निंग ध्यान उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम्हें इन बातों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों अब लीगल हस्बैंड हैं, आज नहीं तो कल हमें रोमांस करना ही था। वो अगले 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। नैंजी उसे अभी से ही मिस करने लगी थी। वो अपनी दोस्त से मिलती है उसके लव बाइट को देख करके, तो उसकी बेइज्जती से पूछने लगती है कि क्या वो और ध्यान पहले ही हनीमून मना चुके हैं। नैंजी उसे कहती है कि हाँ, एक्चुअल में हमारा रोमांस तो कल ही हो गया। उसकी बेइज्जती उसके लिए बहुत खुश थी। 2 दिन बाद जब ध्यान नैंजी से मिलने के लिए आता है, तो वो आते ही सीधे यहाँ पर नैंजी के साथ रोमांस करने लगता है। उसकी बेस्टी ने उसे कुछ एडल्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजे थे ताकि नैंजी सीख सके, और ध्यान हंसने लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें वीडियो से सीखने की क्या ज़रूरत है। अगले दिन बेचारी बहुत ही टायर्ड थी। कल रात ध्यान ने इतना मेहनत जो कराया था, अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए जिम आता है और वो नैंजी को किस करने का कोशिश कर रहा था। नैंजी उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, खुद तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। तो वो कहता है कि हाँ, बट अब मुझे अफसोस हो रहा है। नैंजी कहती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो उसे रिजेक्ट करके बाहर चली जाती है, जहाँ पर कि ध्यान उसका इंतज़ार कर रहा था। जिम को यहाँ देख करके उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो कहता है वही नैंजी से मैं कुछ बात करने के लिए आया था। अब वो दोनों बचपन से दोनों तीसरों के साथ साथ रहे थे, तो ध्यान यहाँ पर उसे कुछ बोल भी नहीं पाता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है अब नैंजी का उससे इतना क्लोज रहना। नैंजी जब ध्यान से मिलती है तो उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि उसका और जिम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही पहले कभी था। उसने तो वैसे भी ये रिश्ता खुद ही तोड़ दिया था। वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, तो नैंजी कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके कमर में पेन हो रहा है। तो ध्यान उसे अपने गोद में बैठा करके उसके कमर को दबाने लगता है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। और यहाँ पर वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी उसके अराउंड। घर जाने पे रात में एक्चुअल में नैंजी की तबीयत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर उसे फीवर था, जहाँ पर कि ध्यान उसका फिक्र कर रहा था। लेकिन वो नैंजी यहाँ पर जिम के सपने देख रही थी, जो कि उसे सपने में वही बोल रहा था कि ध्यान तुम्हारे लिए सही नहीं है। और वह ध्यान के सामने गलती से जिम का नाम ले लेती है, जिसकी वजह से उसे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे याद आता है उसने कल रात कुछ ना कुछ बकवास तो किया है। वो ध्यान से इस बारे में बात करने के लिए जाती है और कहती है कल मुझे फीवर था, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ध्यान उसे वो जिम वाली बात नहीं बताता है। वो उसका फिक्र करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें कल रात की बात ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर नैंजी उसे कुछ नहीं कहती है। जब वो दोनों वहाँ से कॉलेज के लिए निकल रहे थे, नैंजी के तो ध्यान आगे बढ़ के नैंजी को किस कर लेता है और यही कार में उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। नैंजी उसे रोक रही होती है, तभी वहाँ पर रैम आ जाता है ध्यान से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए। अब नैंजी जल्दी से छुप जाती है क्योंकि वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। यहाँ पर क्यों थी ये बात उसे खुद नहीं पता। अब यहाँ पर जिम उसे कुछ पेपर देता है। वो पूछता है नैंजी को उसने देखा क्या, वो सुबह से उसे मिल नहीं रही। ध्यान कह देता है नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। पेपर साइन करा करके जब जिम वहाँ से जा रहा था तो ध्यान और नैंजी दोनों कार में रोमांस करते हैं और ये बात जिम को पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि ध्यान ने झूठ बोला था, वो नैंजी के साथ ही है। उसे जलस तो बहुत हो रहा था, लेकिन अफसोस वो कर भी क्या सकता था। रात में यहाँ पर नैंजी को याद आ जाता है कि उसने यहाँ पर जिम का नाम लिया था। वो ये बातें जाकर के ध्यान को एक्सप्लेन करती और कहती है एक्चुअली में वो उसी के बारे में सपना देख रही थी, इसी वजह से गलती से उसने उसका नाम ले लिया था। उसके और जिम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसे यहाँ पर डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान उस पर भरोसा करते हुए ओके कह देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कभी तुम पर डाउट किया ही नहीं। वो उसे क्लब घुमाने के लिए लेकर के जाता है। नैंजी ऐसी जगहों पर कम ही जाया करती थी। ध्यान अब उसे अपनी वाइफ बना करके लेकर के जाता है। वहाँ पर जिम भी लियाम के साथ आया था। जब नैंजी से उसे बात करने का मौका मिलता है तो वह ध्यान के खिलाफ उसे भड़काने का कोशिश करता है। ये कहेगी कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है और तुम पछताओगी। नैंजी उसे कहती है तुम जब मुझे छोड़ दियो तो मेरी ये फेक फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बात सीधी से समझ नहीं आती क्या? मैं चाहे अब जैसे भी रहूँ ध्यान के साथ, मैं उसी के साथ रहने वाली हूँ। ऐसा कह के वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। जिम और नैंजी को बात करते हुए ध्यान ने सुन लिया था। वो खुश था कि वो खुद ही यहाँ पर जिम से एक लाइन क्रिएट कर रही है। अगले दिन जब नैंजी जगी थी तो उसे यहाँ पर कॉल आता है। ध्यान उसे कॉल किया था उसका हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि वो आज मॉर्निंग में ही सुबह उठ करके चला गया था और नैंजी उस समय सो रही थी।
उसे उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। तो वो नैंजी को शाम में डिनर विनर पर चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसका भाई भी आया हुआ था, वो तियान से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम नैंजी से डाइवोर्स ले लो। तियान उसे कहता है वो तो नहीं हो पाएगा, वो का कहना था कि तुम उसे प्यार नहीं करते तो फिर उसे क्यों ही फंसा के रख रहे हो। तियान उसे कहता है ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, एटलीस्ट मैं तुमसे तो बेटर हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में नैंजी के मॉम डैड की वजह से तुम्हारे मॉम डैड का डेथ हुआ है, इसके बाद उन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया था और इसी वजह से तुम यहाँ पर उनसे बदला लेने के लिए नैंजी का किसी से शादी भी नहीं होने दे रहे हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरीके से जो है नैंजी की कंपनी को संभाल रहे हो। अब वो कहता है ऐसा सच नहीं है, बस इतना चाहता था कि नैंजी खुश रहे। अगर वो उसे पसंद करता भी है फिर भी वो उसके लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे तो अपना भाई ही माना करती थी। फिर वो नैंजी से मिलने के लिए जाता है। वो बहुत ही खुश थी अपने भाई से मिल करके, उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के गया हुआ था। तियान नैंजी को ढूंढते हुए घर पर ही आ जाता है। नैंजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान अभी आएगा और अब वो दोनों ही यहाँ पर साथ में मिल करके नैंजी का फ़िक्र कर रहे थे। अगले दिन वो नैंजी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कि लियाम एक लड़की के साथ नैंजी को देख रही होती है। तो वो उस लड़की को जानबूझ करके भड़का देती है। पता नहीं इसके कितने स्पॉन्सर्स हैं, बड़ा 2 साल पहले तक मुझसे लड़ती थी कि जैम की फियांसे मैं हूँ, अब देखो उसने उसे छोड़ दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लड़की यहाँ पर नैंजी से जलस होकर के उसकी फ़ोटो उसके भाई के साथ ले करके वायरल कर देती है, ये लिखते हुए कि नैंजी बहुत ही घटिया लड़की और उसके बहुत सारे शुगर डैडी है। नैंजी तक जब ये फ़ोटो पहुंचता है तो वह काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन तियान ने सिचुएशन को संभाल लेता है। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ लियाम का किया हुआ है। इधर नैंजी जब ये देखती है कि उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यहाँ पर तियान गलत ना समझे, क्योंकि जो वो था वो उनकी फैमिली का एडॉप्टेड सन था। लेकिन वो जानती थी कि तियान इतना समझदार है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। तियान गुस्सा होकर के जिस लड़की ने नैंजी के खिलाफ ये न्यूज़ डाला था उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देता, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और लियाम से हेल्प लेने के लिए जाती है। लियाम उसका हेल्प करने से मना कर देती है, ये कहते हुए मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा था, तुमने खुद ही अपनी मर्ज़ी से किया है, तब मेरे पास हेल्प लेने के लिए क्यों आ रही हो। अगले सीन में नैंजी हुओ के साथ थी। तियान यहाँ पर उसे आता है। उसे पता था कि नैंजी को पता था कि तियान ने एक्चुअल में ये हॉट सर्च थे वो रिमूव करने में उसका हेल्प किए थे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अलग ही कोल्ड वार वाला गेम खेल रहे होते हैं और नैंजी को इस तरीके से वो दोनों केयर कर रहे थे। अब नैंजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाने किसको बोले, लेकिन वो दोनों में से कोई ही जाने का नाम नहीं ले रहा होता है। काफ़ी लेट हो जाता है तो नैंजी यहाँ पर इसी घर में हुओ को स्टे करने के लिए बोलती है। तियान और नैंजी दोनों कपल थे तो वो दोनों एक कमरे में जाते हैं। तियान उसे किस करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मेरा रोमांस भूल गए, भी सिर्फ 2 दिन से तो हम नहीं मिले हैं। नैंजी उसे रोक रही थी क्योंकि बगल कमरे में ही हुआ था और कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। तियान उसे कहता है अरे उसे पता भी नहीं चलेगा और फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन हो को पता चल जाता है जब वो कमरे से गुजर रहा था तो उसे बुरा लगता है, वो घर से निकल जाता है। कर भी क्या सकता था। यही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नैंजी इस तरीके से अपने लव बाइट को छुपाने का कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर किसी को पता न चले। और इधर ये बात जेम को पता चलता है कि करीब जब तियान और नैंजी की शादी हुई थी तब नैंजी की कंपनी में क्राइसिस हुआ था। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो इसी वजह से तियान से शादी कर रही है ताकि उसकी कंपनी का क्राइसिस वो ख़त्म कर सके। वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। यहीं दूसरी तरफ वो लोग उसकी फैमिली से मिलने के लिए गए होते हैं जहाँ पर के सब नैंजी से मिल करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ग्रैंडफादर भी आए हुए थे जो कि नैंजी को बहुत मान रहे थे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था तियान और नैंजी की शादी से। जब जिम यहाँ पर आता है नैंजी से वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम था, इसी वजह से तुमने तियान से शादी किया था। उसे कहती है कि पहली बात कि ऐसा नहीं था और दूसरी बात अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है यार, हमसे पहले दोस्त हुआ करते थे, शादी पेरेंट ने तय कराई और तुमने रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर बात ख़त्म ना, फिर मेरे साथ जो भी हो तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें ये बात समझा करके थक चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ध्यान हमें गलत समझे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रात में वो तियान के साथ थी। उसका वो हॉट सर्च डिलीट करने के लिए वो उसे थैंक्स बोलती है। दोनों खुश थे, दोनों साथ में थे। ये देख करके जिम को जेलस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने नैंजी को खो करके गलती की और अब वो लियाम के साथ अपने रिलेशनशिप को खुश नहीं था। वो ध्यान से कहता है कि क्या वो नैंजी को डाइवोर्स देगा आगे चल के, क्योंकि उन दोनों के बीच में तो प्यार नहीं है। ध्यान कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ, प्यार आज नहीं है लेकिन ये भी तो गारंटी नहीं है कि कल भी नहीं होगा। ये कह के वो नैंजी को ढूंढते हुए बाहर जाता है जहाँ पर कि ग्रैंडफादर ने नैंजी को सरप्राइज़ दिया था, एक पपी गिफ्ट में किया था। अब ध्यान भी खुश था क्योंकि नैंजी खुश थी।
फिर जब वो अपनी बेस्टी से मिलती है तो उसे बताती है उसके और तियान की जो लाइफ है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। उसकी बेस्टी बहुत खुश थी। अगले 2 महीनों के लिए जिम को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो जाने से पहले यहाँ पर लियाम से मिलने के लिए आया हुआ था। लियाम उसे कह रही होती है कि वो उसके साथ इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है और वो काफ़ी दिनों से उसके कॉल क्यों नहीं उठा रहा। जिम उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ था ना, अपने मर्जी से था ना, अच्छे से था ना, मैंने तुम्हें चीट किया नहीं ना, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया। तुम्हें क्या लगता है पिछले 2 महीने से जो तुम हमारे और तुम्हारे बीच के फ़ोटोज़ को वायरल कर रही हो, ये बातें मुझे पता नहीं है, लेकिन अब हद हो चुकी है। आई थिंक कि हमें इस चीज़ को यहीं ख़त्म करना चाहिए। अब लियाम को लगने लगता है कि वो ये सब कुछ नैंजी की वजह से कर रहा है। उससे ब्रेकअप करने के बाद जो जिम था वहाँ से चले जाता है, लेकिन नैंजी को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। इस बात से अनजान बेचारी नैंजी अभी खुश थी। तियान उसके लाइफ में आया हुआ है और वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोच रही थी। अपनी दोस्त के साथ पार्टी वार्टी में जाती है जहाँ पर कि लियाम ने नैंजी के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था। हालांकि वो अल्कोहल नहीं लेती है, वो ऑरेंज जूस लेती है। ये बात लियाम को पता था, इसी वजह से उसने ऑरेंज जूस में ही वो नशे की दवा मिलाई थी। पीती उसे काफ़ी वियर्ड फील होने लगता है। वो जल्दी से यहाँ पर तियान को कॉल करती है उसका हेल्प करने के लिए। जब तक वो पहुँचता तब तक वहाँ पर जैम था। वो नैंजी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे ट्रीट करके उसके उस दवा को ख़त्म करते हैं। तियान यहाँ पर आता है, नैंजी को वो देख रहा था। नैंजी काफ़ी घबराई हुई थी, उसे हक कर लेती है। तियान कहता है डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ और तुम्हें मैं किसी से बुली नहीं होने दूँगा। उसने पता लगाने की कोशिश किया था कि एक्शन में हुआ क्या है। जैम उन दोनों को साथ में देख करके वहीं से लौट जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि शायद यहाँ पर अब उसे उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तियान और नैंजी जो है वो दोनों काफ़ी हैं। वो अगले कुछ घंटों तक नैंजी का फिक्र करता है। नैंजी उसे कहती है जाओ ऑफिस का काम कर लो, तुम अपना बिजनेस ट्रिप छोड़ करके आए हो। तियान उसे कहता है तुमसे बढ़ करके कुछ भी नहीं है और वो नैंजी के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ पे नैंजी को पता चलता है कि उनके जो दूर के अंकल हैं वो उसके भाई के यानी कि उसके डैड के कंपनी में पंगे क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो नैंजी सीधे ही वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उनका कहना था कि कंपनी उसके भाई के मौत के बाद उन्हें मिलनी चाहिए, तो ये कंपनी वो क्यों संभाल रहा है, वो तो बस एक एडॉप्टिव सन है। लेकिन नैंजी यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि ये मेरा अपना भाई है, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर है और ये मेरी जिम्मेदारी है। उनके मरने के बाद ये कंपनी लीगली मेरी होती है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और अब मैं ये कंपनी अपने भाई के नाम करती हूँ। ये कह के वो अंकल को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। ऑफिस में हुआ से बताता है कई सालों से तुम्हारे डैड के खिलाफ ये इंसान प्लान कर रहा था। कई बार उसने तुम्हारे डैड को मारने का कोशिश किया था, लेकिन हर बार हमारी फैमिली बच जा रही थी। उनके मरने के बाद वो कंपनी हथियाने का कोशिश कर रहा था और मेरा भी एक्सीडेंट इसी ने कराया था। नैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अंकल गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता और कहता है एक न एक दिन मैं ये कंपनी इन लोगों से लेकर के रहूँगा। बाहर तियान और वो उसे धमकाता है अगर ऐसा करने का कोशिश भी किया ना तो इस पूरी धरती पर रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो इंसान डर करके वहाँ से खिसक लेता है। कंपनी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर रहा होता है। वो अगले कुछ दिनों में नैंजी को उसके डैड की कंपनी सौंपने का प्लान कर रहा था। उसका कभी शुरुआत से ये प्लान ही नहीं था कि वो नैंजी की इस कंपनी को हथिया ले। उसने यहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तियान भी नैंजी का सपोर्ट कर रहा था। अगले दिन नैंजी अपनी बेस्टी से मिलती है और यहाँ पर उसे सारी बातें बताती है। उसकी बेस्टी से कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तियान तुमसे बहुत ही प्यार करता है और देखना वो तुम्हें खुश रखेगा, साथ ही में तुम्हारे भाई की भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। अपने भाई से मिलने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है तो तियान यहाँ पर आया हुआ था नैंजी के मॉम डैड की मिलने के लिए। वो उन्हें लेकर के जाता है। सारे फैमिली यहाँ पर साथ में बैठ करके डिनर विनर कर रहे थे। उन दोनों के बीच हो रहे क्लोजनेस को देख करके तियान के मॉम डैड बहुत ही खुश थे। अब नैंजी पहले की तरह तियान के अराउंड बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं फील करती है। नैंजी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। तियान उसके साथ था, वो थोड़ा ड्रंक था। दोनों यहाँ पर काफ़ी हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। वो को उसका कॉल आता है और वो कहता है वह कंपनी संभाल करके कुछ दिनों में फ़ॉरेन शिफ्ट हो जाएगा। नैंजी इस बात से खुश थी कि वो सही डिसीजन अपने लाइफ के लिए ले रहा है। यहीं दूसरे दिन जिम भी अपने काम में अब बिजी हो चुका था। तभी वहाँ पे एक लड़की तियान से मिलने के लिए आती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो तियान के बहुत ही क्लोज है। अब जिम को लगने लगता है कि कहीं तियान की वो फर्स्ट लव वगैरह तो नहीं है, क्योंकि नैंजी से वो प्यार करता है ये बात तो उसने कभी उसके मुँह से सुनी नहीं थी। नैंजी तक वो तियान और उस लड़की की फ़ोटो को पहुँचा देता है। अब नैंजी को भी चीज़ें ऑकवर्ड लगता है, ये लड़की कौन है। अगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं है तो फिर तियान ने उसे इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जब वो उससे मिलने के लिए गया। तो शायद उसने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उससे शादी की
के नैंजी के मन में बहुत सारे सवाल यहाँ पर आने लगते हैं। उस समय कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट पर बाहर गई हुई थी। तियान उसे अगले 2 दिनों तक कॉल करता है, लेकिन वह उसका फ़ोन नहीं उठाती है और कॉल इग्नोर कर देती है। अब वह इस बात को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। वो ठीक थी, ये बात उसे सिर्फ पता था, लेकिन हुआ क्या। और इधर जेम को भी लग रहा था कि कहीं तियान यहाँ पर नैंजी को धोखा ना दे। उसे एक्चुअल में नैंजी की फ़िक्र हो रही थी। उसे उसके खोने का गम तो था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि तियान और नैंजी इस तरीके से धोखे की वजह से अलग हो। प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करके नैंजी लौट रही होती है। तियान उससे मिलने के लिए आ जाता है। लास्ट टाइम वो अपने उसी सीनियर लड़के से मिल रही थी, जिसको कि तियान ने कहानी की शुरुआत में फ़ॉरेन भेजा था। इसके बाद क्लासेस कंप्लीट हो जाते और वो लड़का वहाँ से चले जाता और नैंजी को उससे बात करते देख करके जेलस फील करने लगता है। नैंजी जब घर जाती है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। नैंजी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान उसे कहता है, तुम 2 दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। नैंजी उसे बहाना दे देती है कि एक्चुअल में वो बहुत ही बिजी थी, दैट्स वाई उसे टाइम नहीं मिल पाया। अब काम ख़त्म हो गया है तो वो फाइनली वापस आ चुकी है। तियान उससे कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे कोई गलती हुई है। नैंजी उसे कहती है, देखो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, फिर मुझसे पहले किसी से प्यार करते थे तो तुम मुझे बातें बता सकते हो, हम अब भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तियान कहते, क्या बकवास कर रही हो यार, मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। लेकिन नैंजी को इस बात का पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता है। दोनों के बीच यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिस वजह से कि तियान को समझ नहीं आता है कि नैंजी उस स्पेशली लड़की के बारे में बोल रही है। अगले दिन वो उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में पूछ रही हो, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर, ठीक है चलो मैं खुद ही तुम्हें उससे बात करा देता हूँ, तब तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा ना कि मेरे उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। पहले तो उसने नैंजी के लिए यहाँ पे सरप्राइज़ वगैरह प्लान किया था। वो सरप्राइज़ वगैरह देता है और उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। आफ्टर दैट वो यहाँ पर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें उस लड़की से मिलने के लिए लेकर के जाता हूँ। नैंजी जब उस लड़की से मिलती है तो वो लड़की उसे क्लियर करती है कि तियान फ़ॉरेन में सिर्फ मेरा फ्रेंड था, जो फ़ॉरेन में वो अपना बिज़नेस सेटअप कर रहा था, तो हम दोनों बिज़नेस की वजह से मिले थे। एक्चुअल में मैं जब से तुम्हारे भाई को देखी हूँ तब से उसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफ़ी दिनों से उसे चेज़ करने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम्हारा भाई है, इसी वजह से मैं तियान से मिलने के लिए आई थी, तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तियान और नैंजी के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है। एंड में तियान नैंजी को सबके सामने ऐसे शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है। वो उसे हाँ कह देती है, मतलब जो भी उनके बीच प्रॉब्लम था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रात में यहाँ पर तियान को फैमिली के सामने सरप्राइज़ देती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट, और ऐसे गुड न्यूज़ के साथ हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।